जी बिल्कुल। तो व्योमदास जी। कुछ अपडेट्स आ गई हैं जो मैं आपको दूंगा, और फिर अब्दुल वाहिद साहब पास, क्योंकि बहुत सारी बातें आ गई हैं, लेकिन बड़ी खबर यहाँ पे मैं अपने तमाम नाजरीन को बता दूं। एक तो ये कि इजराइल, अभी खबर ये आई है, इजराइल जो है वो, इजराइल का जो हाइफा तेल रिफाइनरी है उसे ईरान ने उड़ा दिया है, ये खबर चल रही है। और ये देखिए यहाँ पे F-35 को हिट किया है, इमरजेंसी लैंडिंग, जो पायलट है वो अभी सेफ बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए एक के बाद एक कई इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे आ रही है, और हमारे तमाम साथियों ने इसको बहुत ज्यादा, कई लोगों ने इस चीज को किया है। और नूर साहब ने ये लिखा है, जो इजराइल के हाइफा तेल रिफाइनरी को उड़ा दिया गया है। तो ये इसके साथ साथ जो अभी राशिद रिजवी साहब ने कहा, तो सिर्फ ये नहीं कि बेंजामिन नेतन्याहू का भी नहीं पता, बेन गवीर का भी अभी नहीं पता चला कि आखिर बेन गवीर कहां है। ये वही बेन गवीर मिनिस्टर है जो बार बार मस्जिद अक्सा जाकर के और नफरत फैलाने का काम करता था, उसका भी अता पता नहीं है। मोसाद चीफ वो कहां है, उसका भी अता पता नहीं है। और इस पे भी मैं चाहूंगा कि रोज बात की जाए, क्योंकि बार बार ये साबित करना कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मैं समझता हूं कि दुनिया की तारीख का पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा, या पहला ऐसा मुल्क होगा जो अपने प्राइम मिनिस्टर को जिंदा होने की बार बार दलील दे रहा है, और झूठी दलील दे रहा है। एआई फेक वीडियो बना करके डाल रहा है, और ऐसे ऐसे वीडियो की जिसमें 6 उंगलियां हैं, 7 उंगलियां हैं, फिर कह रहा नहीं 5 ही है, फिर कहीं पहाड़ पे बना रहा है, कहीं कैफे पे बना रहा है, साबित करने के लिए। आप बताइए, यानी मैं जिंदा हूं कैफे में कॉफी पीते हुए साबित कर रहा हूं, मैं जिंदा हूं पहाड़ पहाड़ पे खड़े होकर के बता रहा हूं। अरे जिंदा हो तो अपने फौजियों के साथ आओ, लड़ो, जैसे ईरान कर रहा है। हा? ऐसी जिंदगी जो है मौत से भी बदतर है, मैं समझता हूं कि भागे हुए हो। तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि। और आप ये देखिए कि इस पूरे मसले पर अब्दुल वाहिद साहब, सारे चैनल खामोश है, सारे चैनल, कोई इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। एआई से 4-4, 5-5 वीडियो जनरेट कर दिए गए। ये जो कल वीडियो आया था, अब इसके बारे में भी है कि तो 3 महीने पुराना वीडियो है, ये कोई नया वीडियो नहीं है। ये खबर चल रही है, लोग चीतड़े उड़ा रहे हैं, ये वीडियो डाल रहे हैं, लोग उसका ऑपरेशन कर दे रहे हैं, सब कुछ कच्चा चिट्ठा बाहर आ जा रहा है। आप बताइए ये कौन सी बात है, क्यों इतना छुपा रहे हो? अरे दम है तो बताओ। अली लारी जानी मारे गए तो हाँ शहीद कर दिए गए, कर दिए गए। खामनाई साहब शहीद हो गए तो शहीद हो गए। हालांकि खामनाई साहब के बारे में ईरान ने कह दिया शहीद हो गए, दुनिया नहीं मान रही कि शहीद हो गए, उल्टा मामला है। देखिए यहां इजराइल नहीं बता रहा है कि पीएम शहीद हो मारे गए, ये जो नेतन्याहू, लेकिन दुनिया जो है ये कह रही है कि नहीं मारा गया वो। आप देखिए दुनिया किसको चाहती है कि जिंदा रहे, और किसको चाहती है कि जितना जल्दी वो दफा हो जाए। इससे ये पता चलता है अब्दुल वाहिद साहब। और यहाँ पे एक और खबर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए कि किस तरह से आप अभी कह रहे थे राशिद रिजवी साहब, अरे ये इजराइल खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी दे चुका है, बिल्कुल वही धमकी जो अमेरिका अरबों को देता था कि अगर मैं न रहूं, मैं अपना हाथ पीछे खींच लूं तो ईरान तुम पे कब्जा कर लेगा, ईरान तुम्हें तबाह कर देगा। ये अमेरिका कहता था, आज क्यों नहीं बचा रहा है बहादुर अमेरिका? अगर यही बात है तो बचाए ना। कहां गया डिफेंस सिस्टम, कहां गई पावर, कहां गई ताकत? बचाए, कहता था ना कि मेरी वजह से बचे हो तो बचाओ आज। लेकिन सच्ची बात यह है कि खुद अमेरिका तबाह हो रहा है इन मिडिल ईस्ट में, नंबर 1। नंबर 2 कि इजराइल ने क्या कहा था, अब्दुल वाहिद साहब याद होगा, इजराइल ने कहा था कि अगर हम ना हो तो ईरान जो है वो अमेरिका पे कब्जा कर लेगा। ये बाकायदा जो है थ्रेट की थी बेंजामिन नेतन्याहू ने, कहा कि मेरी वजह से ईरान जो है वो रुका हुआ है, मैंने ईरान को रोक रखा है, वरना व्हाइट हाउस पे कब्जा कर ले। और आज व्हाइट हाउस पे तो एक ड्रोन भी दिखाई दिया। अब उससे हड़कंप मची हुई साहब, ये व्हाइट हाउस पे ड्रोन कैसे आ गया, कहां से आ गया? और ड्रोन चक्कर काट के आ भी गया। अब ये कहां का ड्रोन है, कैसा ड्रोन है, किसने वहां भेजा, कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह की यहाँ पे बहुत सारी चीजें सामने आ रही,
जयदीप सिंह मुंडेला साहब, राजा सिंह राजपूत साहब, सारे लोग, हसन रिजवी, तारिक साहब, सारे लोग हमें अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग। नूर साहब, यहाँ पे अमेरिका ने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि इजराइल ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने वाला है, जबकि इजरायली बराक रवेद ने कहा है कि सिर्फ अमेरिका को जानकारी थी, बल्कि अमेरिका से अनुमोदन भी लिया गया था। अब आप बताइए, आपस में आज कौन लड़ रहा है? आपस में कह रहे हैं उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, इस तरीके की बातें। बहरहाल अब्दुल वाहिद साहब, क्या ऑब्जर्वेशन है, चल क्या रहा है? अब तो कह रहे हैं साहब अमेरिका बहादुर कि हम तो जो तेल पे पाबंदी है ईरान की वो तो हम उठाने वाले हैं साहब, वो हम उठा लेंगे। तो अभी मैं एक चैनल पे था, उन्होंने कहा सबसे बड़ी हार तो अमेरिका की यही है। अब्दुल वाहिद साहब। जी बिल्कुल, जो कुछ बताया है आपने बिल्कुल सही बात तो यही है कि अमेरिका इस गेम में फंस चुका है पूरी तरह से। अब आप देखिए कि हम लोग जो है जब ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी तो कई बार ऑब्जर्वेशंस थी ऐसी कि भाई अमेरिका ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके दोस्त ही हैं, बल्कि उसके दुश्मनों की भी बहुत बड़ी तादाद है और बहुत सारे लोग ये इस बात के ख्वाहिशमंद होंगे कि जिस तरह जो है अमेरिका और पूरे यूरोप ने यूक्रेन के अंदर रशिया को फंसाया है, चाइना को उस पूरे रीजन के अंदर जो है क्वाड वगैरह बना के फंसाया है, तो ये इस कोशिश में होंगे कि ईरान के अंदर ट्रंप आए और हम फिर अमेरिका को फंसा दें, ताकि अमेरिका जो है वो उसमें आ जाए ट्रैप में। लेकिन अब आप बताइए कि हमारे जैसे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है फॉरेन पॉलिसी के अंदर और उसमें, डोनाल्ड ट्रंप जो है बताइए 78 ईयर के आसपास उसकी एज है, अब वो अपने आप को दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं 6 महीने का बच्चा हूँ, वो एक दूसरी बात है, लेकिन जो है उनकी जो एज है एग्जैक्ट तो वो तो 78 ईयर है और वो बताते हैं कि भाई जो है मुझे इसने मिसगाइड किया, मुझे जैरेड कुश्नेर ने मिसलीड किया, मुझे जो है नेतन्याहू ने बहका दिया। अब 6 महीने का बच्चा है बेचारा, अब उसको जो है बहका ही देते हैं, अब क्या किया जाए। अब वो अलग बात है कि 78 ईयर ओल्ड है नेतन्याहू और बिजनेसमैन है और सब कुछ है, तो वो जो है अब वो नेतन्याहू का ही बयान था कि मैंने ईरान की एयरफोर्स तबाह कर दी, नेवी तबाह कर दी, मिलिट्री तबाह कर दी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अराउंड 90% ईरान का जहाँ से मिसाइल दागे जाते थे वो सारे के सारे लॉन्च पैड तबाह कर दिए। तो अब मैं सोचता हूँ कि ईरान का नाम हम लोग बदल करके मंगल ग्रह रखते हैं, क्योंकि ये सारे मिसाइल मंगल ग्रह से दागे जा रहे हैं इस वक्त जहाँ जहाँ पूरी दुनिया के अंदर। तो मंगल ग्रह ने जो है कतर पे जो कुछ मिसाइल वगैरह दागे हैं, तो वो जो है बताइए कि अब जो है घुटनों पे आ गया। अब वो बोल रहा है कि नहीं साहब, अब आप भी जो है तेल बेच सकते हैं। आप बताइए कि भाई मसूद पजेश्कियान साहब थे, उन्होंने 3 ऑफर दिए थे कि भाई ईरान पर दोबारा अटैक नहीं होगा, अमेरिका अपने बेसेस हटा ले पूरे मशरिक़ वस्ता से, और जो हम पर जंग मुसल्लत की गई है, जितनी तबाही हुई है, उसका हर्जाना दे। अब आप बताइए कि वो तो सीज फायर के लिए था, वो अभी सीज फायर हुआ नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल ग्रह से माफी मांगना शुरू कर दिया है और ये अलाउ कर दिया है कि आप तेल बेचिए। तो आप सोचिए कि सूरत हाल ये है, इसे बोलते हैं ट्रैप में लेना। और आप बताइए कि ईरान, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि उसकी एयरफोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसके पास बहुत सारे प्लेन ऐसे हैं जो कम से कम 35-40 साल पुराने हैं, तो और जो है अभी उसने रिसेंटली जो है तकरीबन 6-7-8 महीने पहले चाइना से कुछ प्लेन लिए हैं, और दुनिया के अंदर कोई भी आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि 6-7-8 महीने में बहुत ही ट्रेंड पायलट बन जाएगा। 10 साल लगते हैं लोगों को उस पर। तो अब बताइए ऐसी सूरत हाल में अभी एक लेटेस्ट है, अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है ब्रिटेन का, तो उस ब्रिटिश न्यूज़पेपर की अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग अमेरिका का फाइटर प्लेन F-35 उस पर ईरान ने फायर किया और उसमें आग लग गई। फाइटर जेट में बताइए F-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, वो नजर नहीं आता रडार पे, जो नजर नहीं आता उसको जो है मंगल ग्रह मार ले रहा है। तो जो है बताइए आप कि भाई जब सब नेवी तबाह हो गई है, सब कुछ तबाह हो गया है, पूरा ईरान बर्बाद हो गया है, 90% उसका मिसाइल सिस्टम सब कुछ जो है 6 महीने के बच्चे ने बर्बाद कर ही दिया है, तो अब जो है बेचारे के पास बचा क्या है। तो ये जो है मतलब आप बताइए कि सबसे ज्यादा सबसे मज़े खेज बात क्या जो है, एक फिल्म आई थी, हम लोग बच्चे रहे होंगे उस वक्त, आपको मालूम होगा मुमताज भाई, 10 कमांडमेंट्स,
हजरत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम पे बेस्ड मूवी है हॉलीवुड की। उसमें जो है खत्म होने से पहले मूवी का एक शॉट है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं कोहे तूर पे कि भाई मैं 40 रोज के बाद आऊंगा इबादत करके, रियाजत वगैरह करके। जब वो आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पूरी बस्ती जो है शिर्क में डूबी हुई है, मुब्तला है। तो एक डायलॉग फिल्म में उस कैरेक्टर से बुलवाया गया है, और वो डायलॉग जो है मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन है, और जो है कई बार बहुत सारे डायलॉग जो है उसके अंदर है कि जो लोग कायदे से नहीं चलेंगे वो कायदे से मारे जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त कायदे से कौन नहीं चल रहा है। एक भारत के अंदर है, एक फ्रॉड है, वो आदमी एम्बेसडर था सूडान में और उस पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। सूट बूट में आता है बेचारा, बोलता है कि मैं रिटायर्ड डिप्लोमेट हूं, और वो प्रो इसराइली रिमार्क बहुत भयंकर देता है। अब चूंकि पूंछ दबी भी है उनकी, कहीं केसेस वगैरह खुल न जाएं, नाम लेना काफी नहीं है, हमारे नाजरीन जानते हैं सब लोग के मैं जो है किसके बारे में बोल रहा हूं। उनकी बहू जो है ज़ायनिस्ट है, तो वो जो है बेचारा आकर के बिल्कुल जो है कैसे मर्ग बर इसराइल, मर्ग बर अमेरिका, ये सब चीखने वाला कंट्री कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो तो इसराइल को मिटाना चाहता है। तो इनका जो ओरिजिनल पिताजी हैं तो वो तो तकरीबन 8 मार्च से गायब हैं, उनका प्लेन जो है जर्मनी में देखा गया है। तो अब जो है सूरत हाल ये है कि इस तरह के जितने लोग हैं जो ये बातें करते हैं कि भाई ये हो जाएगा, फला चीज हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा, असलियत ये है कि ईरान ने इन सबको बहुत बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है, और उसने बताया है कि कायदे से मारना किसे कहते हैं। उसी ने, वही सो कॉल्ड डिप्लोमेट, उसके अल्फाज जो थे कि भाई ये सब है, वो सब है, फला चीज है, ये लोग तो इसराइल को मिटाना चाहते हैं, इंसानियत के दुश्मन है, ये है वो है। आप बताइए एपिस्टीन रिजीम जो है ये दुनिया को बताएगी कि इंसानियत का दुश्मन कौन है। और वो डिप्लोमेट अक्सर बोलता है टीवी चैनल्स पे आके कि भाई माइट इज राइट, इसराइल के पास पावर थी, अमेरिका के पास पावर है, कर रहे हैं वो। भाई अगर माइट इज राइट है तो फिर दुनिया के अंदर ये अदालतें किस लिए बनी हैं? क्या लोग पागल थे? दुनिया के अंदर कानून किस लिए बना है? तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि क्या दुनिया में इंसाफ होगा ही नहीं कभी? गरीब आदमी इसलिए बना है कि अमीर लोग या फिर ताकतवर लोग उसको पीटते रहे। तो ये क्या है? ये दुनिया है या फिर जंगल राज है ये? तो सीधी सी बात है, जो लोग कायदे से नहीं चलेंगे वो कायदे से मारे जाएंगे। तो सूरत हाल ये है, ईरान ने अब सिनेरियो बदल दिया है। उसने बोला है कि सत्यमेव ही जयते है, शक्तिमेव जयते नहीं है, और जो लोग सिर्फ शक्तिमेव जयते में विश्वास करते हैं उनको करारा जवाब दिया जाएगा। हम विदाउट न्यूक्लियर वेपन इतने कैपेबल हैं कि हम उनको बढ़िया तरीके से सबक सिखाएं, और सबक सिखाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, और सबक सिखाया जा रहा है। और देखिए आपकी कोई मामूली बात नहीं है, दुनिया इस चीज को देख रही है। और ईरान जिस स्ट्रेटेजी के साथ, जिस हिकमत अमली के साथ और सदाकत के साथ, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए जंग लड़ना काफी नहीं है, ये बात मानेंगे फिरोज बख्त अहमद साहब, क्योंकि हम में सबसे सीनियर। जंग लड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उसूलों पे जंग लड़ना वो है इंपॉर्टेंट, कि आप अपने उसूल पे भी कायम रहे और दुश्मन को धूल भी चटा दें। एक भी अमल अभी तक ईरान का ऐसा नहीं है जो दुनिया का कोई भी अमन पसंद, अदालत पसंद ये कह दे कि ईरान ने ये काम गलत किया, एक भी। बल्कि उल्टा आप देखिए, बहस छिड़ गई अमेरिका में कि अमेरिका गलत कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है, और वहां के जो फौज के लोग हैं बड़े बड़े, वो ये बात कह रहे हैं। क्या ईरान के अंदर भी कोई एक आवाज आपने सुनी कि ईरान ने कुछ गलत किया, ईरान ने अच्छा नहीं किया, ईरान को यह फैसला करना चाहिए था, ये नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया? क्या कोई कह रहा है? आज मैं आपको बता रहा हूं, उम्मते मुस्लिमा में जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल, जो शायद फॉरेन पॉलिसी की या जियो पॉलिटिक्स की एबीसीडी भी ना जानते हो, लेकिन वो भी जब देखते हैं हालात को और सुनते हैं तो कहते हैं ईरान हक पे है, ईरान ने कोई गलत काम नहीं किया।
ईरान सही कर रहा। आप सोचिए कि अरब पे, वो अरब ही हम कहेंगे, भले ही अमेरिकी बेस है और सब है, सब जान रहे हैं, अब लोग सब जान गए, सोशल मीडिया चल रहा है और हम लोग भी यहाँ बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, तो लोग अब कहीं ना कहीं चीजों को समझ तो रहे हैं कि क्या है वहां पे जो अटैक हो रहा है। सब जान रहे हैं कि कोई अरब अरब पे अटैक नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अमेरिका को वहां से हटाया जा रहा है और मिडिल ईस्ट को आजाद किया जा रहा है। अब इनके रेजोल्यूशन पास करने तो कोई उस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो बहुत पास कर चुके, ओआईसी बहुत पास कर चुका, अरब लीग बहुत पास कर चुका, ये भी बहुत पास कर चुके, तो भाई सब जानते हैं कि सब इसके अलावा इनकी कोई और हैसियत नहीं है। और राशिद रिजवी साहब ने तो वो बात कही नहीं, शायद इसलिए मैं कह चुका था, वरना ही कहते कि इनका रेजोल्यूशन अमेरिका से लिख के आया था, वही इन्होंने पढ़ दिया है और कुछ इसमें दम है नहीं। तो बहरहाल अच्छा, कुछ बात कहना चाहते हैं? अरे मेरे सदर साहब ने नाराज हो जाए भाई। देखिए यहाँ पे नूर साहब लिखा है, हाइफा तेल रिफाइनरी से इजराइल का 60% तेल हासिल होता है। 60% तेल क्या करेगा इजराइल? जी बोल दीजिए। मेहताब मुमताज भाई, अभी आपने बोला रिजोल्यूशन, ओआईसी के बारे में, अरब लीग के बारे में और इन सारे लोगों के बारे में एक बात और मशहूर है कि इनके रिजोल्यूशन से कहीं ज्यादा अहमियत उस पेपर की होती है जिस पेपर पर रिजोल्यूशन लिखा जाता है, 1 रुपए वाला। जी, बस यही बात करनी थी मुझे। तो वही चीज है। देखिए अब दुनिया चुकी जान चुकी, दुनिया समझ चुकी है। आज आप बताइए भारत में, मैं उन चैनलों को बता रहा हूं जो जिसको आप लोग सब गोदी मीडिया कहते हो, वो भी आग थूक कर रहे हैं, अमेरिका पे थूक रहे हैं। मैं क्या करूं? कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि डिबेट कैसे करूं, उनको समझ में नहीं आता कि डिबेट कहां से शुरू करूं, कैसे करूं, दादा को बुरा न लग जाए। अच्छा, दादा को बुरा न लग जाए तो इधर क्या हो जाएगा? इधर चचा जान न नाराज हो जाए, मतलब अजीब सा कंफ्यूजन है। लेकिन फिरोज बख्श साहब, आप तो बड़ा संजीदा आदमी हैं और आप लाग लपेट नहीं करते, हम लोग तो थोड़ा सा कर देते हैं, आप नहीं करते, क्योंकि अब आप जो है तमाम चीजों से मुबर्रा हो गए। तो सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा है फिरोज बख्श साहब? जी, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, राशिद साहब, अब्दुल वाहिद साहब और साथ ही साथ जयदीप सिंह बुंदेला साहब और राजा सिंह राजपूत साहब, सिद्दीकी साहब और जितने भी हमारे सामाईन जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा सलाम। देखिए, जो जंग होती है, जंग के कई रूप होते हैं, बहुरूपी होती है जंग। सिर्फ यही नहीं कि आमने सामने या बॉर्डर्स पे जो जंग होती है, जंग के कई रूप होते हैं और उनमें से एक रूप वो होता है जो मुल्क जंग लड़ रहे होते हैं, उनके अंदर भी एक जंग चल रही होती है। अभी हमने देखा कि ये तुलसी गबार्ड जो हैं, ये बहुत करीबी हैं ट्रम्प की और जो नेशनल इंटेलिजेंस है इसकी इंचार्ज हैं ये भी नाराज हैं। डायरेक्टली तो नहीं इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन ये नाराज हैं और इन्होंने हवाला दिया जोसेफ कैंट का। और जोसेफ बहुत चालाक औरत हैं ये। इन्होंने जोसेफ कैंट को ना तो सही कहा ना गलत कहा, लेकिन उसका पूरा हवाला दे दिया और सारी बात जो है वो ट्रम्प के ऊपर छोड़ दी। देखिए, मेरा काम ये था, जोसेफ कैंट ऐसा कह रहे हैं, सही है गलत है, ये ट्रम्प साहब जो है, ही इज द बेस्ट जज, इस तरह से उन्होंने। लेकिन ओवरऑल जो अंदाजा है, जो मैं बता रहा था, जंग का एक रुख ये भी है कि यहाँ अब बहुत शदीद जो है आपस में ये अमेरिकन बटे हुए हैं, ठीक है। और ये जोसेफ गवार्ड नहीं है, बल्कि इत्तेफाक से मैं एक बात और बताऊं आपको, इसराइल में एक हारेट्स न्यूज़पेपर है, बहुत नंबर 1 या 2 का न्यूज़पेपर है, इसराइल टाइम्स और ये दोनों। तो उसके एक बहुत सीनियर रिटायर्ड जो हैं, वो लेखक हैं, उन्होंने किताब लिखी है, द किलिंग ऑफ गाजा, द रिपोर्ट्स ऑफ कैटास्ट्रोफी। उनका नाम है गिडियन लेवी। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प तो मैं नहीं कहूंगा, तो बहुत अजीब मतलब अफसोसनाक बात है, उन्होंने ये कहा, अफसोसनाक इन द सेंस
कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जितने भी इसराइल के लोग हैं, दे हैव ऑल गॉन मैड। उनका बाकायदा वो आप सुनेंगे, उनका मैंने गालिबन शायद सुना था, आपको भी भेजा है मुख्तार साहब, कि इसराइल में रहने वाले पागल हो चुके हैं। और उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो गाजा की जंग में भी इसराइल के साथ थे और ईरान की जंग में भी इसराइल के साथ हैं। उनका ये पागलों की नेशन है, ये दीवानों की नेशन है, कुछ इस तरह का उन्होंने, अंग्रेजी में था ये सारा उनका जो भी डिस्कशन था, ये बात उन्होंने कही। तो ये चल रहा है। और आपने भी शुरू, और ये उससे मैच करता है कि जो शुरू में आपने ये बात कही कि ईरान ने अपनी जानिब से कोई गलती नहीं की, ईरान ने किसी हॉस्पिटल पे या बच्चियों के स्कूल पे कोई गोलाबारी नहीं की इस तरह से। तो ये बात उससे जाकर के मिल रही है। और इसी बात को मैं आपको और बता दूं कि मागा के जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नाम है अमेरिका में, जैसे एक तो ये खुद यही थे, क्या नाम, जिन्होंने इंटरव्यू लिया था उसका, वो जो एम्बेसडर है अमेरिका का इसराइल में, ठीक है, टकर कार्लसन, टकर कार्लसन है। फिर उसके अलावा एक और है इम्पोर्टेंट हस्ती, उनका नाम है मार्जरी टेलर ग्रीन, और एक और है मेगन कैली। ये जितने भी लोग हैं ये ट्रम्प के खिलाफ हो गए हैं। बावजूद इसके ट्रम्प को बहुत जबरदस्त सपोर्ट है अभी, लेकिन लोग उनके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। और जो कैंट का इनके खिलाफ होना, अच्छा कई लोग ऐसे भी हैं, वो उनके इम्पोर्टेंट इतने इतने नाम नहीं है, जो कि बैरेट फोर्सेस के हैं, ठीक है। ये जो कैंट भी बैरेट फोर्स के थे, और इनकी 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 फैमिली ने एक जो है बहुत जबरदस्त तरीके से अमेरिका को सपोर्ट किया। जैसे नेवी सील्स होते हैं, इनकी जो बीवी थी वो नेवी सील्स का हिस्सा थी, और उनकी वो मारी गई थी किसी जंग में, जो कैंट की। तो ऐसे लोगों को जो है अमेरिका में कुछ खास एक स्टेटस दिया जाता है, वो कुछ ब्लू स्टार फैमिली उसको बोलते हैं। ये सारे लोग इस वक्त ट्रम्प के खिलाफ हैं। अलावा इसके और और बहुत से वो लोग भी ट्रम्प के खिलाफ हैं कि जो मतलब यह है कि जो आम आदमी है, हम आम आदमी की बात करें, ठीक है, खुदा ना खास्ता ईरान में ऐसा नहीं है। टाइम टाइम पर ये ऐसे कुछ मिसगाइडेड वीडियोस देते हैं कि जिसमें कहते हैं कि ईरान की पब्लिक खिलाफ हो रही है, इस तरीके से है। लारिजानी साहब की भी शहादत हो गई है। अब ईरान क्या करेगा? ईरान क्या करेगा किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। ईरान को बस ये पता था कि पिछले 50 साल से अमेरिका उसको अपना जानी दुश्मन तस्वुर करता है, और एक ना एक दिन हमारे ऊपर बड़ा करारा अटैक होगा, और हमें उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो पिछले 50 साल में कई जो है जनरेशन्स हैं, उसमें उन्होंने स्टडी किया, साइंस पढ़ी, यूरोप में जाके साइंस पढ़ी, अफ्रीका में पढ़ी, कुछ ने इंडिया में पढ़ी, कुछ ने और दूसरे कंट्रीज में पढ़ी, और वो उन्होंने जो उसमें से बहुत से फौजी भी बने। तो ये ईरान की तैयारी 50 साल से चल रही थी। और ईरान जो अब तक डटा हुआ है, बहुत से लोग जो है वो कहते हैं अरे कब तक ईरान डटा रहेगा, इसके ड्रोन्स कब तक, ये ड्रोन्स कम होते जा रहे हैं, इसके मिसाइल्स कम होते जा रहे हैं। एक फ्रंट पे वो भी है, ठीक है। एक फॉर्मर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, अमेरिका में एक एम्बेसडर हुआ करते थे, वो बड़ा जो है ना ईरान को बहुत ही इस तरीके से पेश किया करते थे कि अब ईरान अब गया और तब गया, और अब अमेरिका उस पर कब्जा कर लेगा, तब अमेरिका उस पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने एक बात ये भी कही, आज ही उनके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, 75 साल उनकी उम्र है, और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो अमेरिका ने 20,000 जो है अपनी वो बूट्स ऑन ग्राउंड, वो C-17 उनका जहाज है, बड़े जुगादरी जहाज होते हैं, वो लगातार उनकी फ्लाइट्स आ रही हैं, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में घुसेंगे और वहां पे वो उस पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह की चीजें भी चल रही हैं। मैंने कहा ना, वॉर के पीछे एक बहुरूपी एजेंडा भी चलता रहता है।
ठीक है। लेकिन एक एजेंडा और भी चल रहा है, वो ये है कि ट्रम्प साहब जो है, मतलब मैं तो पहले कह चुका हूँ, वो ऊल जलूल लाउबाली किस्म के शख्स हैं। उनके एक हाथ को ये पता नहीं होता उनका दूसरा हाथ क्या कर रहा है, ठीक है। मुझसे अगर कभी मेरा मौका हुआ आमने सामने उनसे बात करने का, तो मैं उनको ये बात बता दूंगा कि आप इस तरह के आदमी हैं, एक बहुत इतने बड़े नेशन को आप बर्बादी के रास्ते पे आपने डाल दिया। तो ट्रम्प साहब जो हैं, उनकी भी एक खलफिशार दिमाग में चल रहा है कि नेतन्याहू को आज ही उन्होंने बोला कि भाई तुमने ईरान के तेल के ज़खायर पर, एनर्जी के ज़खायर पर बमबारी क्यों की? मुझसे पूछ के तो नहीं करी। और दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ वो ट्रूप्स के ऊपर ट्रूप्स भेजे चले जा रहे हैं। उनके वीडियोज़ दे रहे हैं, ईरान में घुसेंगे और हम ये करेंगे और वो करेंगे। तो इनका ज़हन मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा-सा उसमें यानी या तो सठिया गए हैं, या फिर ये है कि कुछ स्टेबिलिटी कुछ कम हुई है। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, जी। बस मेरी बात पूरी हो गई। तो अब ये देखना है कि ईरान जो है, ईरान, अब दुनिया ये देखेगी, ना तो खुमैनी साहब आज मौजूद हैं, ना खामेनेई साहब मौजूद हैं, ना सुलेमानी साहब मौजूद हैं, ना सलमानी साहब मौजूद हैं, ना लारीजानी साहब मौजूद हैं, और आगे भी इस लिस्ट में बहुत बड़े नाम जुड़ सकते हैं। वो भी अगर ना रहें, खुदा न खास्ता, तो ईरान चलेगा। ईरान का सिस्टम खुमैनी साहब ने शुरू से ही, और बाद में उनके उनको जो कमान को संभाला खुमैनी साहब ने, दुनिया ये समझती है, ये समझती रही, अरे ये तो मुल्ला हैं, दाढ़ी वाले और पगड़ी वाले और जुब्बे वाले, ओवरकोट जो जुब्बा है, इनके ये क्या करेंगे? अब दुनिया देख रही है कि इन लोगों ने, ये लोग कैसे हैं और कहाँ तक इन्होंने स्टडी किया, कहाँ तक पढ़ाई की, क्या किया, तो अब दुनिया समझ रही है, ठीक है? और इस चीज़ को देखकर जो अरब ममालिक हैं, वो भी बहुत हैरान हैं, ठीक है? अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं दोबारा मौका मिलेगा तब अपनी बात कहूँगा दुआ से पहले।